नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। दोस्तों, आज की जो कहानी है यह महाराष्ट्र के आसन गांव की सच्ची घटित भूतिया कहानी है। उस गांव में एक उषा नाम की लड़की थी जो कि अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। और आज की जो भूतिया कहानी है ना, यह करीबन 40 से 50 साल पहले की कहानी है। उस समय उसके जो माता और पिता थे वे लोग गरीब थे, ज्यादा धनी मनी नहीं थे। उषा का बचपन अच्छे से कट गया, लेकिन जब शादी की बारी आई तब उषा की मम्मी और पापा दोनों ने अपने भाई से, अपने माँ बाप से एंड रिश्तेदारों से पैसा मांगा कि मेरी बेटी है तो उसकी शादी में इतने खर्च आने वाले हैं, तो आप लोग मदद कर दीजिए। इन सारे रिश्तेदारों में प्लस उषा की चाचा चाची ने, बड़े पापा और मम्मी, दादा दादी, किसी ने भी उसके माता पिता का मदद नहीं किया। सारे लोगों ने उसको उसकी हालत पे छोड़ दिया। बोला कि तुम्हारी बेटी है, तुम समझो। यहाँ पर उषा के पापा ने फैसला लिया कि मेरे पास जितना जमीन है मैं उन सारे जमीन को बेचकर अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, क्योंकि बेटी एक ही है। अगर जमीन रहेगा तो भाई लोग आपस में बांट लेंगे, और वे लोग ऐसे हैं कि आज मेरी मदद नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों अपनी प्रॉपर्टी उनको दूं। बिना किसी को बताए घर में उषा के पापा ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। आज जब घर वालों को पता चला तो सारे लोग नाराज हो गए। उषा के शादी में ये लोग नहीं है, यह बोल के कि ये जो प्रॉपर्टी थी जरूरी नहीं है कि उषा ही यूज करती, उषा के जो भाई है वे लोग यूज करते। आखिर घर की प्रॉपर्टी है ना, बच्चों में बट जाती। लड़कियों को कभी हिस्सा मिला है क्या? ऐसा नहीं होता कि लड़कियों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। मतलब पहले के टाइम में ना सोच कुछ ऐसी थी। घर वाले नाराज हो गए। उषा के पापा ने बोला कि चाहे जो भी हो, मेरी बेटी का था, मैंने हटा दिया और मैं अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घर में कर रहा हूँ। तुम लोग को आना हो तो आना, नहीं आना हो तो कोई बात नहीं। उषा के मम्मी पापा और जो लोग खुश थे वे लोग आए, गांव के लोग आए। शादी बहुत ही ज्यादा अच्छे से धूमधाम से मराठी रिवाज में हो गई। उषा अपने ससुराल चली गई। वहां जाने के बाद से वह पूरे 3 से 4 महीने तक एकदम मस्त थी। ससुराल वाले काफी अच्छे मिल गए। उषा उन लोगों की बहुत ज्यादा सेवा सत्कार वगैरह करती थी। पहले के टाइम में क्या होता था कि जो बहुएं होती थी वह खेत में भी जाया करती थी काम वगैरह करने के लिए, क्योंकि अच्छी फैमिली थी। फिर भी खेती वगैरह तो होता ही था। वे लोग किसान थे, उषा के ससुराल वाले। उषा के मम्मी और पापा, बस उनके पास एक घर था जिसमें वे लोग रहते थे और सब्जियां बेच के अपना गुजारा करते थे। और कुछ भी सोर्स नहीं था उसके माँ बाप के जीने का। और अगल बगल के लोग उनको जीने नहीं देते थे, इतना ज्यादा ताना मारते थे कि। लेकिन उषा जो थी वह तो ससुराल में थी, वह चाहकर भी अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रख सकती थी। उसको पता था कि मेरे माँ बाप को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा होगा चाचा चाची के द्वारा, बड़े मम्मी पापा के द्वारा। दोस्तों, उषा की जो लाइफ थी ना, वह एक दिन अचानक से एक नया मोड़ ले ली। उषा को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है और उसकी यहाँ एकदम से खुशहाली ही खुशहाली हो गई। घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे। उसका कुछ ज्यादा ही मान दुलार लाड़ प्यार वगैरह सब कुछ देने लगे। लोगों ने उसको खेत में जाने से मना कर दिया। बोला कि नहीं, तुम बोझा नहीं उठा सकती। उषा बोली कि ठीक है, घर पे ही रहेंगे। और बेचारी बहुत ज्यादा मेहनती थी, घर का भी काम करती थी प्लस छोटा मोटा काम वह अपने सास और पति का भी करा देती थी। वह बैठे बैठे, एक होता है ना कि गेहूं और धान की सीजन में जो रस्सियां होती हैं वह गेहूं के उससे बनते हैं, ऐसे पूर पूर के बनते हैं। उसका एग्जैक्टली नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन रस्सी होती है, गांव में लोग ना बना लेते हैं पुआल से। तो पुआल से यह औरत बैठे बैठे रस्सी बना रही थी, बहुत सारा इसलिए रस्सी बना के रख दिया था कि ताकि उसी रस्सी से बोझा बांध के खेत से घर पे आता। तो बेचारी ने यह काम किया, थक गई, गई घर में खाना वाना बनाया, खाया पिया, सो गई। और इसने सोचा कि सुबह 4 बजे उठूंगी, तब जो बचा है रस्सी उसको भी मैं बना दूंगी ताकि पति और सास जल्दी से अनाज ढो के घर पे ला दे, वरना बारिश होगा तो सारा अनाज बर्बाद हो जाएगा खेत में। बेचारी यह सोच के सो गई। सुबह करीबन 3:30 4 के आसपास उसकी आंख खुल गई।
उसको नींद नहीं आ रही थी। लोग ना पहले के टाइम में सुबह जग जाते थे। फिर उसने सोचा कि जगह है तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। वह गई, बैठी, रस्सी पूरना स्टार्ट कर दी। वह रस्सी पूरती गई, उसका ध्यान नहीं गया कि हम जहाँ से पुआल उठा रहे हैं ऐसे रस्सी बनाने के लिए, वहां पर कुछ और भी हो सकता है। वह बस ऐसे देख रही है नीचे, ऐसे ऐसे बना रही है, फिर ऐसे हाथ से पुआल उठा रही है, फिर बना रही है, इधर साइड में रखती जा रही है। एक टाइम आया कि उसने ऐसे पुआल को उठाया तो उसके हाथ में एक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट चीज आया। उसने पलट के देखा। जैसे ही उस लड़की ने पलटा देखा, तब तक उसको ना एक सांप ने डस लिया। उसको थोड़ा भी आइडिया नहीं था कि सांप कहाँ से आया, घर में कैसे आया, वो भी पुआल में कैसे आया, जबकि शाम में वह पुआल इतना ज्यादा खुद झाड़ झाड़ के उठा के लाके रखी थी, उसमें सांप कैसे आया। अब वह दौड़ती हुई गई और अपने पति को जगाई, और जैसे ही उसका पति उठा वह वहीं पे गिर गई और गिर के बेहोश हो गई। यहाँ पर उषा का पति उठा और उषा को उठाया, लेके भागा सपेरे के पास। पहले के टाइम में ना सपेरे लोग क्या करते थे कि मंत्र वगैरह से झाड़ देते थे, तो जो सांप का जहर होता था वह कम हो जाता था। पहले के समय में ना लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। तो जैसे ही उषा सपेरे के पास पहुंची, सपेरे ने झाड़ा, लेकिन जो जहर था ना वो कमी नहीं हो रहा था। जहर बहुत ज्यादा बॉडी में फैल गया था। अब सपेरे को लग गया कि यह औरत बचेगी नहीं। फिर उसने बोला कि देखिए भाई साहब, मैं अपने मंत्रों के द्वारा झाड़ दिया हूँ, लेकिन इसका जो जहर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसको किसी सांप ने नहीं डसा है, इसको किसी जादू टोना के द्वारा, मतलब सांप बना के भेजा गया है, तो किसी आत्मा ने टच कर लिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। एक काम कीजिए, इसको लेके सोखा के पास भागिए, यानी कि तांत्रिक के पास जाइए। तो उषा के पति ने उषा को उठाया और लेके सोखा के पास भागा। उस तांत्रिक ने बोला कि हाँ, आप एकदम से सही है, इसको एक जहरीली आत्मा ने टच कर लिया है। जो आत्मा है वह जहरीली इसलिए है क्योंकि वह सांप के रूप में आई थी, और वह खुद से नहीं आई थी, उसको किसी ने भेजा था। अब उषा के पति बार बार पूछ रहा था कि कौन हो सकता है, मेरी तो सबसे पटती है, मेरी बीवी को कौन परेशान करेगा। उषा नेचर की बहुत अच्छी है, काम धंधा वगैरह सब कुछ करती है, इसको आखिर परेशान कौन करेगा बताइए। लेकिन उस तांत्रिक ने किसी का भी नाम नहीं लिया, बोला कि क्या करोगे जान के, अब सही हो गया ना, अपनी बीवी को लेके जाओ। तांत्रिक को डर था कि अगर मैं बता दूंगा कि हाँ इसको इस औरत ने जादू टोना करके भेजा है, भूत प्रेत वगैरह, तो वह आदमी जाके उससे लड़ेगा, कोई प्रूफ तो है नहीं कि इसी ने टोना किया है। अब लड़ाई होगा, मारपीट होगा, इसलिए ज्यादातर जो भी होते हैं ना तांत्रिक सोखा वगैरह, ये लोग ना मुंह पे हमेशा ताला लगा के रखते हैं। वे लोग बस ठीक करने का काम करते हैं, लेकिन बहुत कम तांत्रिक लोग ओरिजिनल नाम बताते हैं कि हाँ इस आदमी ने किया है। वे बोलते हैं कि ठीक है सब सही हो जाएगा, छोड़ दीजिए। अब उषा घर पे आई, उसको ठीक होने में थोड़ा सा समय लगा। ठीक 4 से 5 महीने बाद दोबारा प्रेगनेंसी हुआ, और पता नहीं कैसे उस आत्मा को पता चल गया, जिस आत्मा ने पहले आके उषा को छुआ था, वह आत्मा फिर से इस बार छिपकली का रूप लेकर किचन में आ गई। उषा ने एक बार देखा रोटी बनाते समय कि हाँ छिपकली है सामने दीवार पे, लेकिन उसने कुछ भी बोला नहीं। उसको लगा कि घरेलू छिपकली है, नॉर्मल छिपकली है, क्या डरना क्या भगाना, उसने छोड़ दिया। उसको लगा ना कि रोशनी के आसपास घूम रही है, हो सकता हो कीट पतंग खाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जो छिपकली थी ना, वह ना ही हिल रही थी ना ही डुल रही थी, एक टकी उषा को देख रही थी। उषा का दोबारा नजर गया, उसका तिबारा नजर गया। जब वह बार बार उस छिपकली को देख रही थी, तब यह खुद में डरने लगी। इसको लग गया कि वह छिपकली इसको खाने के लिए इसके तरफ लपक रही है, बार बार जीभ निकाल रही है, मतलब डराने की कोशिश कर रही है। उषा ने एक बार बोला कि हट हट, लेकिन छिपकली हटी नहीं। फिर हार कर बेचारी सर नीचे करके रोटी बना रही थी, उसके बावजूद भी इसको अंदर से डर था कि जो छिपकली है वो है कि चली गई। इसने धीरे से कनखी नजरों से देखा। इतने में क्या हुआ कि जो छिपकली थी ना, वह बहुत बड़ा मुंह खोल के एकदम से
उषा के तरफ झपकी और उसका जो पूरा फेस था ना अपने मुंह में ले लिया। अब बेचारी छटपटा रही है, ऐसा छटपटा रही है, हाथ पैर वगैरह मार रही है कि जो परात था ना वह गिरा धम से। जैसे ही बर्तन गिरने की आवाज हुई, उषा की सास दौड़ के गई और उसने देखा कि उषा बस ऐसे ऐसे छटपटा रही है। उषा की सास को कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि उषा का जो फेस है वो छिपकली के मुंह में गया। वह गई दौड़ के और उषा को पकड़ के ऐसे हिला रही है, झकझोर रही है, क्या हुआ क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अब उषा ने एकदम से ऐसे होके बोले कि माँ आप आ गई, मैं बच गई, वरना यह छिपकली मुझे मार देती। उषा की सास दीवार पे देखी तो कोई छिपकली नहीं थी। बेचारी इतना बोलने के बाद से गिर गई और बेहोश हो गई। उषा के पति ने इंतजार किया कि वह होश में आए। काफी समय बाद जब वह होश में आई तो उसने यह पूरी कहानी अपने ससुराल वालों को बताई, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। बार बार बेचारी बोल रही थी, रो रही थी, डर रही थी, फिर भी लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। लोग बोल रहे थे कहाँ छिपकली है। लोगों को ऐसा लग रहा था ना कि यह लड़की पागल हो रही है धीरे धीरे। लेकिन उषा के जो पति थे उन्होंने उषा का विश्वास किया और बोला कि ठीक है चलो। वह लेके गए उसी तांत्रिक के पास जिसने इसका पहला इलाज किया था। दोस्तों फिर तांत्रिक ने उषा के पति को बोला कि हाँ जी, एकदम से आप सही सोच रहे हैं। आपकी वाइफ के पीछे कुछ दिनों से एक छिपकली पड़ी है और वह छिपकली वही आत्मा है जो किसी ने इसके ऊपर भेजा है। यह सुनने के बाद से उषा का जो पति था उसका दिमाग ठनक गया और उसने तांत्रिक से बोला कि देखिए प्लीज आप बता दीजिए, मेरी बीबी की जिंदगी की बात है, मैं कब तक वहां रहूंगा इसको बचाने के लिए। हो सकता हो घर में कोई ना हो तो वह आत्मा इसको मार दे। आखिर कौन चाहता है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप उसका नाम ले लीजिए। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद से तांत्रिक ने बोला कि मैं उसका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन आप कहोगे तो मैं पलटवार कर सकता हूँ। यहाँ पर उषा के पति ने बोला कि मैं समझा नहीं, ठीक से बताइए आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो तांत्रिक ने बोला कि जो आत्मा भेजा गया है उषा के लिए, वह आत्मा अभी भी आपके घर में है और उषा को ढूंढ रही है। तो कहिए तो उसी आत्मा को मैं और भी मजबूत करके उस डायन के ऊपर छोड़ सकता हूँ जिस डायन ने आपकी बीबी के ऊपर आत्मा छोड़ा है। तांत्रिक का यह सुझाव उषा के पति को अच्छा लगा। उसने बोला कि आपको जितने पैसे चाहिए ले लीजिए मुझसे, लेकिन आप पलटवार कीजिए। यहाँ पर तांत्रिक ने वही किया जो उसके पति ने बोल दिया और उस आत्मा को पकड़ के उस आत्मा को और ताकतवर बना के पलटवार कर दिया तांत्रिक ने। आत्मा एकदम से गुस्साते हुए आई और उठा के पटक दी डायन को। जो डायन थी वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में, डायन को आभास हो गया कि यह आत्मा जो मेरी खुद की दी हुई है, भेजी हुई है, जिसको मैं खुद कंट्रोल करती हूँ, वह मुझे कैसे पटक सकती है। इसका मतलब मुझसे भी कोई ताकतवर आ गया है। अब डायन को खराब लगा। उसने क्या किया कि बहुत सारे भूत प्रेत को एक ही बार में छोड़ दिया उषा के पीछे। उषा के पति को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, ना ही तांत्रिक को आइडिया था कि उषा के साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक घटना घटने वाली है। जैसे ही सारे आत्माएं आए और उषा को पकड़ लिए, उषा तो एकदम से अजीब हो गई। उसके शरीर में कुछ रहा नहीं, एकदम यूं हो गई। वो भी कुछ घंटों के अंदर ही उषा के बाल ऐसे पकड़ के जो आत्मा थी वह दीवार पे चढ़ने लगी। यह कारनामा जब उषा के पति और सास ने देखा, उन लोगों ने उस तांत्रिक को बुलाया जिस तांत्रिक ने पलटवार जवाब दिया था। तांत्रिक का भी होश उड़ गया। उसने नहीं सोचा था कि एक बार इतनी सारी आत्माएं एक बार में ही अटैक बोलेंगी। तांत्रिक को लग गया कि डायन बदला लेने की नियत से यह कुछ कर रही है। जो तांत्रिक था वह भी कोई नॉर्मल था नहीं, उसके पास भी अच्छा खासा जानकारी था। उसने क्या किया कि अपने ग्रुप वाले को बुलाया। तांत्रिक का भी लंबा चौड़ा ग्रुप होता है। उसने क्या किया कि सारी आत्माओं को पकड़ा, उनको एकजुट किया और उन आत्माओं को अपने पास रख लिया। उसने पलटवार किया ही नहीं डायन पे। अब तांत्रिक का भी दिमाग खराब था। उसने उषा के पति को बोला कि देखिए मैं जा रहा हूँ डायन को बुलाने के लिए। डायन जैसी भी जिस भी हालत में होगी वह घिसती हुई यहाँ तक आएगी।
बाद में जब आपको पता चलेगा कि वह कौन थी, इससे क्या होगा कि आपका घर परिवार बर्बाद हो सकता है। तो आप सोच लीजिए, देख लीजिए, विचार कर लीजिए, फिर मुझे बताइए। उषा के पति को बहुत प्यार था उषा से। उसने बोला कि नहीं, उषा के पति ने बोला कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, उस डायन ने मेरी बीवी को परेशान किया है, तो मैं चाहता हूँ कि वह यहाँ खड़ी हो और मैं भी तो उसे देखूं कि आखिर कौन है। तांत्रिक ने दोबारा रिपीट किया कि देखिए, बाहर के लोग नहीं हैं, जो कुछ भी हो रहा है आपकी बीवी के साथ वे घर के लोग ही कर रहे हैं। अगर खुलासा हो जाएगा तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। यहाँ पर उषा की सास बोली कि चाहे जो भी हो, रिश्ते भाड़ में जाए, हमको देखना है उस टाइम को। फिर तांत्रिक लोगों ने मंत्र वगैरह दिए और एक आत्मा को छोड़ा, ताकतवर आत्मा, जो डायन को घसीट के ले आए। हालांकि जो डायन होती हैं खुद में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है, उनके आगे पीछे बहुत सारी आत्माएं घूमती हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है मामूली आत्माओं से। लेकिन जो मंत्र थे और जो आत्मा गई थी, वह आत्मा ऐसे बाल पकड़ के घसीटती हुए डायन को लाके जो गोल सा चक्र बना था उसमें बैठा दिया। डायन रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, सबसे माफी मांग रही है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आप लोग मुझे इस हालत में मत रखिए, इस दशा में मत रखिए, लोग देख के क्या बोलेंगे, इतने लोगों के बीच में मेरी इज्जत मत उतारिए। जितने लोगों ने उस डायन को देखा सबके होश उड़ गए, क्योंकि कोई और नहीं, उषा की छोटी चाची थी जिन्होंने ये सब कुछ किया। उषा की जो बड़ी चाची थी, उनका हाथ था यह सब कुछ करवाने में, बट उन्होंने किया नहीं था। उन्होंने अपनी देवरानी से यह सब कुछ करवाया, और करवाया तो करवाया क्यों? मामूली सी प्रॉपर्टी के लिए, कि अगर उषा इस दुनिया में नहीं रहेगी तो जो भी खेत वगैरह है, बगीचा वगैरह, सब उनके दोनों के बेटों में बट जाएगा। बस इसके लिए उन लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि प्रेग्नेंट है बेचारी, उसका एक बच्चा भी खराब हो गया पहले राउंड में जब सांप ने डसा था, एंड सेकेंड राउंड में भी बेचारी के ऊपर बहुत ज्यादा अन्याय हुआ। फिर उषा की फैमिली वाले जो थे, ससुराल वाले, उन लोगों ने फैसला लिया कि उषा की चाची को गद्दे पे बैठा के, बाल छील के, और जो होते हैं ना चप्पल जूतों का हार पहना के पूरे गांव घुमाने का विचार किया। लेकिन तांत्रिक लोगों ने क्या बोला कि नहीं, आप लोग ये सब मत कीजिए, यह सब खराब लगता है, किसी भी औरत के साथ करना बहुत ही खराब चीज है। आप लोग एक काम कर सकते हैं, एक छोटे से बच्चे को लाके, जिसके पास ज्यादा ज्ञान ना हो, वो अबोध हो, उससे ना डायन की थोड़ी सी बाल कटवा लीजिए। उसे ये फायदा होगा कि डायन की जो भी शक्तियां है ना, वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगी, और उतनी कम शक्तियों से वह दूसरे के ऊपर दोबारा प्रहार नहीं कर सकती। और वह जो कटा हुआ बाल है उसको ऐसी जगह पर रखिएगा ताकि उसको डायन दोबारा पा ना सके। जैसे जैसे तांत्रिक ने बोला, उषा के पति ने सेम वैसा ही किया, और बाद में उषा ने बोला कि मुक्त कर दीजिए चाची को, मुझे चाची से कोई शिकायत नहीं है, जाने दीजिए। उषा बहुत ही अच्छी थी दिल की, उसने अपनी चाची को छोड़ दिया। चाची को बहुत ही ज्यादा खराब लगा, और जो चाचा थे उन्होंने भी अपनी वाइफ को घर से निकाल दिया, बोला तुमको दुनिया में जहाँ रहना जाके रहो, लेकिन तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं मिली, इसके लिए हम लोग भी उदास है, नाराज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत करोगे। कितनों भी थी तो वह मेरे भाई की बेटी थी, हम लोग भी चाहते थे कि हमारे बेटे की प्रॉपर्टी हो। लड़की को प्रॉपर्टी ना मिले, ठीक है, जमीन जायदाद ना मिले, चलेगा, वह अपने घर में जा रही है, वहां पे नॉर्मल सी बात है, उसको मिलेगी, लेकिन हमारी इतनी गंदी सोच नहीं थी जितना गंदा तुमने किया है। घर वालों ने भी नहीं अपनाया। उषा की माँ रो रो के पागल हो रही थी कि हमने समझा ही नहीं कि मेरी बेटी के ऊपर इतना कुछ बिगड़ेगा। लेकिन आखिरी में हुआ क्या, जाके सब कुछ सही हुआ। उषा को काफी टाइम लगा एकदम से सही होने में, लेकिन सही हो गई। आज की जो स्टोरी है ना, यह उषा की पोती ने मुझे लिख के इंस्टाग्राम पे भेजा है। दोस्तों बताइए कहानी कब की है, लेकिन कहानी सच में बहुत ही ज्यादा रुचि वाली है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी आज की कहानी पसंद है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।